मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं आज एक पॉलिटिकल साइंस के, पब्लिक एड के और जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु की। वो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। तो मित्रों, 8 सदस्यों की एक कमेटी का गठन वर्तमान मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में किया था और पिछले कार्यकाल में इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार यानी राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त हो चुकी है। जैसे कॉलेज में भी इस पर प्रश्न पूछा गया, आगामी जो भी एग्जाम है उन पर प्रश्न आ सकता है कि किस प्रकार ये जो कमेटी की रिपोर्टें हैं वो लागू होंगी, कौन कौन व्यक्ति इसमें सदस्य थे। तो मित्रों, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस 8 सदस्यीय समिति के बारे में। आठ सदस्यों वाली समिति जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। और इसकी रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। सरकार इन पर अमल कर रही है और 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन की जो मूल धारणा है ये धरातल पर उतर जाएगी। उस समय जो 28 के चुनाव हैं जिन राज्यों में हैं उनको इस प्रकार एडजस्ट किया जाएगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ उनका तारतम्य बना दिया जाए। किस प्रकार यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाएगी तो ये तारतम्य कैसा रहेगा, तो सारे खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। तो मित्रों, इसके अध्यक्ष हो गए रामनाथ कोविंद, दूसरे सदस्य सर्वश्री अमित शाह जो तत्कालीन और वर्तमान गृह मंत्री हैं, तीसरे सदस्य इसके अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल से गत लोकसभा के सदस्य थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, यानी कांग्रेस दल के, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो उसके संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी थे। चौथा नाम है मित्रों सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप पॉलिटिकल साइंस के सभी लोग जानते हैं सुभाष कश्यप के बारे में। सुभाष कश्यप भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान से संबंधित पुस्तकें लिखने में बहुत बड़े नाम हैं। आपने संसद के ऊपर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी एक फेमस पुस्तक है हमारी संसद। तो सुभाष कश्यप संविधानवेत्ता के नाते इसमें लिए गए हैं। 5वें सदस्य हैं श्री संजय कोठारी। संजय कोठारी सूचना आयुक्त भी हमारे देश में रह चुके हैं। सार्वजनिक जीवन के लंबे अनुभव को देखते हुए इनको लिया गया, यानी एक देश एक चुनाव समिति जो है उसका गठन इस प्रकार के विशेषज्ञों से किया गया है कि उनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुभव हो और उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करे। फिर नाम आता है गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद मित्रों भारत में कांग्रेस शासन में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। इनका संसदीय जीवन बहुत लंबा रहा है। वर्तमान में वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और उनकी अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन उनकी वरिष्ठता को और उनके संसदीय जीवन के अनुभवों को देखते हुए गुलाम नबी आजाद को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। इसके बाद नाम आता है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो थे एन.के. सिंह पहले विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और विधि के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। इस लंबे अनुभव को देखते हुए इनको इस कमेटी का मेंबर बनाया गया ताकि ये इस प्रकार की रिकमेंडेशन करें कि वन नेशन वन इलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई लीगल समस्याएं या कानूनी समस्याएं खड़ी नहीं हो। फिर अंतिम नाम है इसमें 8 सदस्यों में श्री हरीश साल्वे। मित्रों, हरीश साल्वे भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। वाजपेयी जी की सरकार के समय ये भारत सरकार में इस कानूनी पद पर काम कर रहे थे और विदेशों में भी
इनको काफी बार बुलाया जाता है संसदीय इतिहास में, संसदीय प्रक्रियाओं के इनके अनुभव को देखते हुए। फिर इस कमेटी में 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं, उनके नाम मैं यहाँ लिख रहा हूं। ये सदस्य नहीं है, इसके 8 में नहीं है, बाकी विशेष आमंत्रित है ये। इसमें एक नाम है नीतीश चंद्र का, और दूसरा नाम है अर्जुन मेघवाल का। अर्जुन मेघवाल पिछली सरकार में भी कानून मंत्री थे, मोदी जी की पहली सरकार में भी कुछ समय ये कानून मंत्री रहे, और वर्तमान सरकार में भी ये कानून मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो कानून मंत्री के नाते इनको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। 8 में इनका नाम नहीं है। अब इस समिति ने कुल कितनी रिपोर्टें दी हैं? इस रिपोर्ट में 18,626 सिफारिशें हैं। बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को इसमें देखा गया है, और किसी भी स्टेट में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आई, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो धारणा है ये सत्य साबित हो। मित्रों, अब हम इसकी सिफारिशों के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या सिफारिशें इसने की थी, और इन सिफारिशों पर किस प्रकार अमल किया जा सकता है, या कोई मान लीजिए सरकार बीच में गिर जाती है, या त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार ये रिपोर्टें लागू रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो इसका भी इसमें सुझाव है। सारे चुनाव 2 चरणों में, होंगे। इसमें पहला जो चरण है उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हुए हैं, पिछली बार भी हुए थे, जैसे उड़ीसा विधानसभा का चुनाव, सिक्किम विधानसभा का चुनाव, तेलंगाना इसका, आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव अभी लोकसभा चुनाव के साथ हुए हैं। तो एक मतदाता 2 वोट आराम से कास्ट कर सकता है। दोनों के लिए अलग अलग मशीनें रख दी जाएंगी। सरकार का बहुत बड़ा खर्च बच जाएगा, देश के संसाधन बच जाएंगे, पर्यावरण बचेगा, क्योंकि जो सामान कच्चे कागजों की और की सामग्री होती है वो बच जाएगी। तो एक तरीके से पर्यावरण को भी डायरेक्ट लाभ है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। अब इसका अपवाद देखिए, यदि लोकसभा या कोई विधानसभा समय पूर्व भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो भंग लोकसभा या विधानसभा का चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। यानी ये मध्यावधि चुनाव होगा, न कि पूरे टर्म के लिए। इसको मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे। मान लीजिए राजस्थान विधानसभा, जैसे 2029 में चुनाव हुए पूरे देश की विधानसभाओं के, एक राज्य की मान लीजिए अपने राजस्थान को लेते हैं, राजस्थान की विधानसभा 2029 से उसका कार्यकाल 34 हो गया, लेकिन वो मान लीजिए 33 में गिर जाती है सरकार या भंग हो जाती है विधानसभा, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होगा वो 1 साल के लिए होगा मित्रों, न कि आगामी 5 साल के लिए। पहले यह था कि जब विधानसभा भंग हो जाती थी या लोकसभा भंग होती थी तो जो चुनाव होता था वो शेष 5 साल के लिए होता था। जैसे हमारी लोकसभा 91 में गठित हुई और वो 96 तक पूरी चली। 96 में जो लोकसभा गठित हुई वो 98 में
भंग हो गई। फिर 98 में जो लोकसभा गठित हुई वो 2003 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन पहले ही सरकार गिर गई, तो 99 में पुनः चुनाव हो गए। फिर 99 वाली जो लोकसभा थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री के आग्रह से उसको 6 महीने पहले भंग किया गया था। हालांकि हम कह सकते हैं कि उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो लोकसभा या विधानसभाएं यदि किसी कारण से भंग होती है समय से पहले, तो उनका चुनाव शेष अवधि के लिए होगा मित्रों, न कि पूरे 5 साल के लिए। बाकी जो एक एक दो पद खाली होते रहते हैं उनके लिए तो उपचुनाव पहले जैसे ही होते रहेंगे। फिर इसमें आता है दूसरा जो चरण है, इसमें पंचायती राज प्लस नगरीय निकाय। यानी देश की पंचायतों के चुनाव और देश की नगर पालिकाओं, नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ करवाए जाए, और इन दोनों इलेक्शन में 100 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं रखा जाए। कितना? लोकसभा और पंचायती राज की संस्थाओं के बीच अधिकतम 100 दिनों का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। फिर इसमें एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक मतदाता सूची का निर्माण। यानी वर्तमान में विधानसभा की और लोकसभा की मतदाता सूची तो समान होती है, लेकिन जब नगरीय संस्थाओं की या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं तो इनकी वार्ड वाइज मतदाता सूची बनती है, जबकि उनकी जो लोकसभा और विधानसभाएं हैं उनकी बूथवार मतदाता सूची बनती है, उसमें कोई वार्ड नहीं होता। जबकि नगरीय संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड वाइज मतदाता सूची बनती है। तो ये जो अंतर है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आगामी जो सिस्टम लागू होने के बाद एक ही प्रकार की मतदाता सूची बनेगी जो नगर पालिकाओं में भी काम आ जाएगी, और वो ही मतदाता सूची अपने इसमें लोकसभा चुनाव में काम आ जाएगी। तो ये हो गया मित्रों वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिफारिशें हैं और देश के हमारे संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, और देश के संसाधनों का एकदम सदुपयोग होगा, और जो बचत होगी वो युवा शक्ति में, किसानों के कल्याण में, गरीबों के कल्याण में सरकार खर्च करेगी, और जो जीडीपी का घाटा है वो भी इस योजना से कुछ कम हो सकता है। क्योंकि मित्रों हम जानते हैं चुनाव में बहुत बड़ी राशि खर्च होती है, इसमें अपव्यय भी होते हैं, लेकिन उस अपव्यय को कोई रोक नहीं सकता। तो मित्रों आप इन 8 सदस्यों के नाम को बढ़िया ढंग से रट लें, क्योंकि पूछे जा रहे हैं ये नाम कि इस कमेटी का कौन सा व्यक्ति सदस्य नहीं था या कौन थे, या इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं मैन वो मैंने आपको बता दी है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि राज्यसभा चुनाव के बारे में इस कमेटी ने कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो उसके चुनाव हर 2 साल से 1/3 सदस्यों में चुनाव होते रहे हैं, तो वो कभी भंग नहीं होती, और इसलिए उनका तारतम्य इनके साथ बैठाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। केवल लोकसभा, विधानसभा, नगरीय संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं, इन 4 प्रकार की जो संस्थाएं हैं इनका चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत किया जाएगा। अन्य जैसे सहकारी संस्थाएं इसके दायरे से बाहर रखी गई। जो छोटे छोटे स्तर की बातें हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे पंचायती राज 73 में संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक संस्था बन चुकी है, नगरीय संस्थाएं 74वें संशोधन से संवैधानिक संस्थाएं बन चुकी हैं, तो इनके चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन मोड के तहत 2029 से शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।